जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उस प्रश्न बैंक के क्वेश्चन अध्याय 6 त्रिभुज के क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बैठने के पूरे चांस बनते हैं, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। यह कथन निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। मतलब ये कथन किसका है? तो ये जो कथन ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन है, यानी कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, आधारभूत आनुपातिकता भी कहते हैं या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, यानी कि ये जो थ्योरम है इसके दो नाम है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। क्या कहती है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय? कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि अपन मान सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ चित्र बना के समझा देता हूँ। अगर कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज, ये यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, माना कि त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज में जो भुजा है बी सी, इसके समांतर अगर एक रेखा खींची अपन, माना कि ये डी ई। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो ये जो सरल रेखा है ये इन अन्य दोनों भुजाओं को दो अनुपात में विभक्त करती है। कौन से अनुपात में? समान अनुपात में। जैसे ए डी अपॉन डी बी, क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा किसके? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है अलग अलग। ठीक है, तो ये जो बिंदु हैं इस भुजा के दो भाग कर दिए, ए डी और डी बी। इसी प्रकार इस बिंदु ने इस ए सी के दो भाग किए, ए ई और ई सी। तो ये जो सरल रेखा, ये सरल रेखा क्या करती? इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये जो कथन है किसका है? थेल्स प्रमेय का कथन है, या फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। फिर अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान 6√3 सेंटीमीटर, ए सी का मान 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में आपको मान दिए गए, है ना, और कोण के बारे में पूछा गया, तो शायद ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज है या नहीं, कैसे कंफर्म होगा? देखिए, इन भुजाओं की जो लंबाई, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी? देखो, ये 6√3 सेंटीमीटर है, ये 12 है और ये 6, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 12, ए सी। तो आप ए सी को छोड़ के अन्य दो जो भुजाएं, इन दोनों के वर्गों का योग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया आपको? ए बी इक्वल टू दिया आपको 6√3 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद ए सी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और फिर बी सी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो दो भुजाएं बची उन दोनों के वर्गों का योग करते थे। कौन सी बची? एक तो ए बी और अगली कौन सी? बी सी। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, है ना, योग मतलब प्लस करते हैं। तो ए बी का मान कितना है? 6√3 है, इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस बी सी का मान कितना है? 6, उसका भी हम होल स्क्वायर करते हैं, है ना। अब ये भैया, ये दोनों संख्या 6 और √3 दोनों गुणित में, और इसका ये होल स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर 6 का भी है ना, 6 की भी घात 2 है, तो 6 की घात 2 कितना होगा? 6 6 36। ठीक है, और ये रूट की भी घात 2 है, √3 की घात 2, तो ये रूट है और घात 2 है, तो यानी कि रूट कट गया, क्या बचा? केवल और केवल 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 6 की घात 2, तो 6 का वर्ग कितना होगा? 6 6 36। वर्ग निकालना तो आता ना, जैसे यानी कि 6 की घात 2, इसका मतलब क्या? 6 को गुणित में 2 बार लिखना, तो 6 का गुणा 6 में करना कितना आएगा? 6 6 36। तो इसी प्रकार यहाँ पर 6√3 इस पूरे की घात 2 थी, ये घात 6 की भी, तो 6 की घात 2 मतलब 6 6 36। इसी प्रकार ये जो घात है 2, ये √3 की भी है, तो यहाँ रूट है और घात 2 है, तो रूट कैंसिल हो जाए, क्या बचा? केवल केवल 3। प्लस ऐसा के साथ 6 की घात 2, तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36। अब पहले हम 36 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 का 36 का गुणा 3 में कर दे कितना आएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 36। अब 108 और 36 को प्लस करते कितना आएगा?
144 है ना। और 144 को आप क्या लिख सकते हो, 12 की घात 2 है ना, 12 का घात 2 यानी कि 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 12 किसका मान है, AC का मान था है ना। तो यानी जहाँ 12 लिखा है उस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC। और उसकी घात कितनी, 2। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग किया है ना, AB और BC इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग किया, और वो क्या है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये किस में होता है, ये केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज में होता है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा ABC है ना। तो यानी कि ये जो कर्ण कौन है, AC, तो AC के अलावा है ना, ये AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो इस कर्ण के नाम में कौन कौन आया, A और C, A और C के अलावा कौन बचा, B बचा है। तो B क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि कर्ण के अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उस कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, मतलब 90 होता है। तो कर्ण का नाम है AC, ये C, तो ये कौन है, B होगा। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कोण B का मान कितना होगा, तो कोण B का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अर्थात समकोण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB, मतलब एक त्रिभुज दिया है ABC, उसमें D क्या है, AB के समांतर है। जैसे कि अपन मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लें है ना। इसने बोला था कि त्रिभुज ABC में D AB के समांतर, तो ये AB मान लेते हैं, ये C हो गया। तो DE, ये भुजा होगा DE, क्या है, AB के समांतर है, ये DE भुजा AB के समांतर है। फिर आगे क्या बोला था, CD का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये रहा CD, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। फिर बोला EC 4 सेंटीमीटर, ये है EC, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 4 सेंटीमीटर, और ये है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला उसने, BE 6 सेंटीमीटर, BE ये है 6 सेंटीमीटर, मतलब E से लेकर B तक ये है 6 सेंटीमीटर। और इसने बोला है DA का मान क्या है, ये मान आपको ज्ञात करना है, किसका, AD का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या कंडीशन दी कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा जो है उसकी किसी अन्य भुजा के समांतर है ना। दिया आपको ये कि त्रिभुज ABC में DAB के समांतर, क्या दिया आपको, दिया है कि DE क्या है, भुजा AB के समांतर। अगर DE AB के समांतर है तो यानी कि हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय मतलब वही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो थेल्स प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह जो भुजा है वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती, यानी कि आप लिख सकते हो CD अपॉन DA, क्या लिख सकते हो, CD अपॉन में DA इक्वल टू क्या होगा, CE अपॉन में EB। कैसे लिखा है, थेल्स प्रमेय के आधार पर है ना, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह जो सरल रेखा है वो अन्य दोनों भुजाओं को, इस भुजा को और इस भुजा को क्या करती, समान अनुपात में विभक्त करती, यानी कि CD अपॉन DA बराबर होगा C अपॉन इस EB के, EB या फिर BEB लिख सकते हैं, बात वही है ना, अपन ऐसे पढ़ रहे हैं इसलिए EB पढ़ा मैंने, ठीक है। आपको पता है दिया है कि ये जो त्रिभुज है इसमें DE क्या है, ये DE AB के समांतर, तो अगर DE AB के समांतर है तो निश्चित बात है कि CD अपॉन DA किसके बराबर होगा, C अपॉन EB के, ठीक है। अब देखो किस किस का मान दिया आपको दिया है CD का मान 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, CD का मान 3 सेंटीमीटर, ये लिखा 3, DA या AD पर उसको, DA को आप AD भी लिख सकते हैं, मैंने AD लिख दिया इसको,
और ए डी का मान तो हमें ज्ञात करना पता नहीं है। ये है सी ई, सी कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और ए बी या फिर बी, बी का मान कितना दिया आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, ए डी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 2 से भाग दोनों में लगा दीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का पहाड़ का तो 4 आए 2 बार में, फिर 2 का पहाड़ का तो 6 आए 3 बार में, यानी कि यहाँ क्या बचा है 3 बटे में बचा है ए डी बराबर, यहाँ बचा है 2 बटे में 3। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ए डी का मान का। तो ये ए डी बटे में कहाँ जाएगा, इस 2 के गुणित में जाएगा, क्रॉस इंटू होगा ना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ए डी का गुणा 2 में होगा, तो मतलब बन जाए 2 ए डी, क्या बनेगा 2 गुणित में ए डी। ठीक है, ए डी तो हट गया, और ये 3 बटे में, तो ये कहाँ जाएगा, इस 3 के गुणित में, क्रॉस इंटू हो जाए, इसका गुणा इसमें, तो 3 का गुणा 3 होगा, तो कितना आ जाए 3 तिया 9। अब आपका लक्ष्य क्या है, ए डी का मान निकालना है, तो ए डी का मान निकालते हैं 2 गुणित में कहाँ जाएगा, इधर जो भी संख्या लिखी उसके बटे में चला जाए, ये 2 कहाँ जाएगा, इस 9 के बटे में, यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर 9 में अगर 2 से भाग दें कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होगा, क्या होगा, समकोण होगा। ये है ना थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या कहती है थेल्स प्रमेय का विलोम, कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर यही बोला है कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। अभी जैसा क्वेश्चन सोल्व किया सेम वही है, और AD का मान दिया x, DB का मान दिया x-2, AE का मान दिया x+2 तथा EC का मान दिया है x-1। तब आपको x का मान याद करना है। देखिए पहले हम चित्र बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए क्या बोला इसने, एक त्रिभुज ABC, हम एक त्रिभुज बना देते, ये त्रिभुज बना दिए। ये इसमें बोला है कि D समांतर BC, तो इस भुजा के समांतर की रेखा खींच देते हैं, ये हो गई। ठीक है, तो त्रिभुज का नाम क्या दें, ये हो गया ABC। उसने बोला ना कि BC के समांतर, इसलिए BC यहाँ ली, तो कौन है समांतर, DE, तो ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, D किसके, BC के समांतर है, आपको दिया है, क्या दिया है, चूंकि DE समांतर किसके, BC के। अगर DE BC के समांतर है तो आप जानते हो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये DE जो भुजा ये क्या कर देगी, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगी। समान अनुपात मतलब AD अपॉन DB, क्या होगा, AD अपॉन में DB होगा, किसके बराबर होगा। इधर से आप ऊपर से नीचे आए तो इसमें भी ऊपर से नीचे आओगे, इसमें लिखा आपने AD अपॉन DB, तो आएगा AE अपॉन EC, क्या आएगा, AE अपॉन में EC। कैसे लिखा है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख देंगे, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। ठीक है, अब जिन जिन के मान दिए वो सब रख दीजिए आप। AD का मान कितना दिया आपको x, तो जहाँ पे AD वहाँ पे x लिखो, अपॉन में DB, तो DB का मान कितना दिया, DB दिया आपको x-2, ये है x-2, फिर बराबर ये बराबर AE, तो AE कितना दिया आपको x+2 बटे में दिया है EC, तो EC कितना दिया x-1। ठीक है, चलिए अब इसके बटे में थी, बटे में कहाँ जाएगा, इसके गुण में। दोस्तों सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, बैठा जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। सॉरी। चलिए अब ये अपॉन में है ना, बटे में, ये कहाँ जाएगा, इसके गुणित में चला जाएगा। इसी प्रकार ये बटे में ये कहाँ जाएगा, इसके गुणित, मतलब क्रॉस इंटू होगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये बटे में कहाँ जाएगा, इस x के गुणित में, मतलब ये x गुणित में क्या आ जाएगा, x-1 गुणित में, मतलब इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, ये बराबर ये x-1 तो हट गया, अब क्या बचा यहाँ पे x+2 बचा, क्या बचा है x+2, और ये बटे में कहाँ जाएगा, इसके गुणित में, मतलब इसके गुणित में, मतलब कोष्टक में लिख दो आप x-2।
सॉरी, ठीक है। अब चूंकि ये x कहाँ है, इस कोष्टक के बाहर, मतलब ये x का गुना इस पूरे में होगा। हम जानते हैं एक जैसी संख्याओं का गुना करते हैं तो घातें प्लस होती, तो x का गुना x में होगा तो घातें जुड़ जाएगी। इसकी घातें 1 और 1 कितने हो गई, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का गुना माइनस में होगा तो माइनस, और x का गुना 1 में होगा तो x। ये बराबर का चिन्ह ऐसा का ऐसा। अब फिर ये दोनों गुणित में, अब इसको गौर से देखें तो ये क्या बन रहा है, x + 2 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब ये a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। आप जानते हो क्या, a + b इंटू में a - b, तो क्या होता है, a² माइनस का b² होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ a और b है, तो यहाँ पर भी a और b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों क्या है, गुणित में, इंटू में, तब सूत्र बनेगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी देखो ये भी x और 2, तो ये भी x और 2, बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों क्या इंटू में, इसलिए सूत्र बन गया, क्या बना, a² माइनस b²। तो माइनस वाले को देखकर लगाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर x की भी घात 2 हो जाएगी और 2 की भी घात 2 हो जाएगी। चलिए अब ये x² ऐसा का ऐसा, ये प्लस का x² बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का x², ठीक है। जब भी किसी भी संख्या को हम बराबर किधर से उधर लाते हैं या उधर ले जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस की किधर आएगी, क्या की हो जाएगी, माइनस की, और ये माइनस का x ऐसा का ऐसा, है ना। और बराबर में क्या बचा, ये x तो इधर आ गया, इधर क्या बचा, माइनस, और 2 की घात 2, मतलब 2 की घात 2 मतलब क्या, 2 को गुणित में 2 बार लिखना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये 2 की घात 2 मतलब कितना आया, 4 आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, भैया ये x की घात 2 है, ये भी x की घात 2, ये दोनों एक जाति के मतलब घात एक जैसी, तो इनमें संबंध बनेगा। संबंध बनेगा मतलब या तो प्लस होगा या माइनस होगा। चूंकि ये संख्या एक प्लस की एक माइनस की, माइनस होगा, तो एक में से एक गया क्या हुआ, 0 हो गया है, ठीक है। एक कहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो एक है, ये भी एक में से एक गया तो 0। ये क्या बचा, माइनस का x बराबर में क्या बचा, माइनस का 4। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 4, तो यानी कि 4 कहाँ पर, ये तो बी वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सही विकल्प वाले सभी क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करके बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या बोला इसने, सभी व्रत होते हैं तो समरूप। अगर ये बोलता समान त्रिज्या के सभी व्रत होते हैं, क्या लिखते हैं आप, सर्वांग सम। अगर ये त्रिज्या का बोलता, क्या बोलता कि समान त्रिज्या के सभी व्रत होते हैं, तब आंसर क्या आता आपका, सर्वांग सम। लेकिन अभी क्या बोला है, केवल और केवल बोला है कि सभी व्रत होते हैं, क्या आएगा, समरूप। अगला बोला इसने सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। अगर ये ऐसा बोलता कि समान भुजा के सभी वर्ग होते, तब क्या आता, सर्वांग सम, है ना। अगर भुजा की लंबाई बराबर बोलता, क्या बोलता है, सभी समान भुजा के सभी वर्ग, तब आप लिखते हैं सर्वांग सम। लेकिन अभी इसमें भुजा का उल्लेख नहीं किया, इसलिए क्या लिखोगे आप, समरूप। अच्छा, समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, है ना। साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन रूप एक जैसा हो। समरूप, समरूप मतलब समान रूप की, अर्थात एक जैसे आकृतियाँ, एक जैसे रूप की आकृतियाँ, वो क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियाँ। मतलब उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उनका रूप एक जैसा होना चाहिए। और सर्वांग सम में क्या, रूप भी वैसा ही होना चाहिए और साइज भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर वो क्या बोलता कि समान भुजा के सभी वर्ग होते, तब आप लिखते हैं सर्वांग सम। लेकिन अभी भुजा का उल्लेख नहीं किया, इसने क्या बोला, केवल क्या बोला है, सभी वर्ग होते हैं, तब आएगा आपका आंसर समरूप, है ना। इसमें भी क्या बोला है, सभी व्रत होते हैं, तो क्या होंगे, समरूप। अगर ये बोलता है कि समान त्रिज्या के सभी व्रत, तब क्या लिखते हैं, सर्वांग सम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जो होंगे, जितने भी समबाहु त्रिभुज वो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अगला, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। क्या होता है, तो दो समान कोणिक भुजाओं में, है ना, मतलब दो समान कोणिक त्रिभुजों में, सॉरी दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। मतलब अगर दो समान कोणिक त्रिभुज मतलब समकोणिक त्रिभुज है तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। और अगर वो समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होगी, क्या होगी, समांतर होगी। क्या बोला इसने, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी।
ये किसके आधार पर बोल रहे हो आप? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। तो क्या है पहला, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समान अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हाँ सत्य, समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में होती है। ये क्या होगा? सत्य है। सेकंड, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होते हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है ना, क्योंकि यदि एक त्रिभुज के जो दो कोण हैं अन्य किसी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होते हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। तीसरा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो यह है असत्य। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? अंतर, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अगर यहाँ पे अंतर के बजाय क्या शब्द होता है? योग, तब ये हो जाता सत्य। अभी क्या है? ये असत्य। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। ये भी क्या है? सत्य है ना। क्यों? हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन है क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, है ना, तो पहली भुजा का समकोण क्या होगा? समकोण होगा। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उस विलोम के आधार पर ये सत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ठीक है। तो क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो सत्य है। हाँ इसमें आएगा हाँ और इसमें आएगा नहीं।